ये क्या हुआ? इस पे तो हो ही नहीं रहा है क्लिक। वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पार्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी, माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस संध्या में। आइए सर, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो सभी लोगों को मेरी गुड इवनिंग। कौन कौन है भाई, बताएं। लाइव कौन कौन है? डिम्पल वेरी गुड इवनिंग, इकबाल गुड इवनिंग, नवीन वेरी गुड इवनिंग। आइए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए सर, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी, जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो और पढ़ने का जज्बा भी पैदा हो और अंदर मतलब कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने अंदर आ जाए। तो आपने, कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि अपन जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी असीमित क्षमता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा मैं। बेस्ट एग्जाम्पल कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैरों में हम जंजीर बांध देते हैं, एक चेन, और वो बेचारा कई बार तोड़ने की कोशिश करता है, उसको तोड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे उसी जंजीर में बंधे हुए वो बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है, बड़ा और विशाल का है, तो हम उसके पैरों में जंजीर की जगह एक पतली सी रस्सी बांध देते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे कि हाथी जो इतना विशाल का है, एक झटके में उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि वो कभी तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता और जिंदगी भर उसी पतली सी जंजीर से वो बंधा रह जाता है। तो यही स्थिति हमारी है। हम लोग शुरू में ही अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिमिटेशंस यही हैं, और फिर वो हम जीवन भर उसी लिमिटेशंस के दायरे में फंसे रह जाते हैं और स्ट्रगल करते रह जाते हैं। इसलिए अपने को किसी लिमिट में ना बांधे, बियॉन्ड लिमिट करें, और ये ऐसा जुनून पैदा करें कि यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, बशर्ते एक बार दिल से चाहने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है और मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं यही चाहूंगा आपसे कि अपने को लिमिट में न बांधते हुए मेहनत करें, और ये दुनिया अबंडेंट है, जो चाहे वो आप अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको भी गॉड ने दो हाथ, दो पैर और एक दिमाग दिया है, और साथ में काम करने के 24 घंटे दिए हैं। वैसे ही आपके पास वो सारी चीजें हैं जो उन महान उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों के पास थी। तो जरूरत क्या है? सिर्फ जुनून का। उनके पास जुनून था और कुछ कर गुजरने का जज्बा था, और अपने पास वो सारी चीजें होती हुए भी न जुनून है न जज्बा है, जिसकी वजह से हम जिंदगी भर डाउन टू अर्थ अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुल करने में ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ठीक है? तो आज के इस कोटेशन के साथ हम बढ़ते हैं, और यही जुनून अपने जीवन में रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? तो आइए सर, शुरू करते हैं। कल अपन ने 133 तक कर लिया था, शायद 133 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन आज हम उसको दोबारा से एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। 133 कह रहा है जी कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर आप लोगों ने बताया सी, ये मैक्सिमम का है। मिनिमम कितनी हो सकती है जी, बताओ। मिनिमम, मिनिमम बताइए। ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम कितनी हो सकती है? नवीन रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। बता भाई, मिनिमम कितनी हो सकती है? कौन बताएगा? राज्य विधानसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, और मिनिमम, बिल्कुल नवीन। नवीन, तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो? पहले 36 बता रहे थे, अब बता रहे हो 60। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 होना चाहिए।
3 राज्य ऐसे हैं जो अपवाद में आते हैं, जिनके पास मिनिमम से भी कम है। कौन? सिक्किम, गोवा और मिजोरम। ये वो राज्य है जहां पर 60 से भी कम विधानसभा सीटों की संख्या है, 60 से भी कम। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ये तीनों अपवाद में आते हैं राज्य जहां पर 60 से भी कम है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम सीट कितनी होगी? बताओ भाई। सिक्किम, गोवा और मिजोरम लिखा है नवीन मेरे लाल। अब बताइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य में है तो उसकी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? बताओ। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी भी कंडीशन में, नवीन, किसी एक तिहाई, विधानसभा के कुल सीटों के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूं। और मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में कम से कम 40, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम मेंबर की संख्या। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 40 होना चाहिए। अभी एक देश, एक राज्य अपवाद था लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटों में। वो कौन सा राज्य अपवाद था? बताएगा कोई? एक राज्य अपवाद था लेजिस्लेटिव, बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर 36 सीटें थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम। अब तो खैर वो रहा ही नहीं, अब तो लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गया वहां पर। अब सिर्फ बचा है क्या? वहां पर यूनियन टेरिटरी। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ये इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। एक बार रिपीट करता हूं कि ध्यान रखिएगा, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा की मिनिमम सीटों की संख्या 60 होती है। 3 राज्य अपवाद में है जहां पर 60 से भी कम जनसंख्या है, सॉरी सीटों की संख्या है, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। उसके बाद विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या 40 होगी। ठीक है, और इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद की सीटों की संख्या 40 से भी कम थी, अपवाद में था, अर्थात 36 सीटें थी। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है विधानसभा के रिगार्डिंग। क्या मैं उम्मीद करूं कि अब ये बात समझ में आ गई जो मैंने समझाया? यहां से इस एक क्वेश्चन से मैंने तुमको 5 क्वेश्चन बता दिए जोड़ के। इस एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बताए, मैक्सिमम मिनिमम इसका, अपवाद के राज्य, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मिनिमम, ये सारे चीजें। तो 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपको निकाल के बता दिया। अगर घुमा के भी पूछता है तो आप करने की स्थिति में होंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। क्या मैं समझू कि ये बात पूरी दिल तक, अंदर तक पहुंच चुकी है? क्या मैं समझू कि आवाज अंदर तक पहुंच गई और पूरी तरह से आप 100% सेटिस्फाई हो गए? अरे हुए कि नहीं ये बता दो मेरे लालो। रोहित, तुम 2-3 दिन से कहाँ गायब थे? रोहित, 2-3 दिन से तुम क्लास एब्सेंट में थे, कहाँ भाई, क्या हुआ था? कोई कांड वांड तो नहीं कर दिया था तुमने? सर कल ही नहीं आया था। क्यों? परसों भी तुम उस दिन अच्छा, उस दिन तुम्हारा नेट ऑफ हो गया था। ओके, तो कल क्यों नहीं आए थे? कल क्या हो गया था? सर नींद, तो यार नींद तुम्हें बहुत आती है यार रोहित। यहाँ लोगों को नींद हराम पड़ी है, तुमको नींद बहुत आती है। ये तो उल्टा ही कर दिया यार। कोरोना में लोगों को टेंशन से नींद नहीं आती है और तुमको नींद ही बहुत आ रही है। बढ़िया, अच्छा है, चढ़ के एकदम सोना है। सर 6 बजे आइए। तो ये तो बात हो गई विधानसभा के रिगार्डिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या, अरे यार अभी कर लिया ना, यही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, 500। चलिए 135, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर दीजिए मेरे लाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के को माना गया है? क्या माना गया है जी? बताइए, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे इसका। क्या है? सभी संसदीय समितियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। मंत्रिपरिषद का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। क्या है भाई? 135 का आंसर बता दो। 135 सिर्फ दो तीन लोगों ने ही बताया, और लोग क्या कर रहे हैं? 135 का आंसर बी बता रहे हो यार तुम लोग। लोक लेखा समिति का मित्र है ये, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। अच्छा, लोक लेखा समिति का मित्र है ये। इसको डिफाइन करो, कैसे बी है आंसर इसका? बी कैसे है? आंसर बताओ। बिल्कुल, मित्र तो होता ही नहीं किसी का ये। अगर मित्र हो गया तो भाई साहब ये तो कांड ही कर डालेगा। अगर मंत्रियों का मित्र हो गया लोक लेखा समिति का भी, तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। आंसर सबके गलत हैं। संचित निधि का रखवाला भी होता है। नहीं डिम्पल, गलत नहीं है। बिल्कुल रोहित, संचित निधि का रखवाला होता है। भारत के हमारे सरकारी खातों का रखवाला होता है। ठीक है, सारे आंसर गलत नहीं है। आंसर डी जो है ये सही है। आंसर डी, ऑफिसर्स का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। भाई सीएजी जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो ऑफिसर्स के अपने अधिकारियों के साथ मिलके ही तो सारे अकाउंट को ऑडिट करता है। ऑफिसर्स के जितने भी विभाग हैं उन सब विभागों की ऑडिट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए। बाकी आप देखेंगे इनमें से मित्र तो वो किसी का भी नहीं होता, तो मित्र वाले तो सारे ही गलत होंगे। लेकिन ये अधिकारियों का मित्र होता है, अर्थात अधिकारियों के साथ ही मिलकर और अलग अलग विभागों के अकाउंट के ऑडिट करता है। समझ में आ रही बात? आई कि नहीं आई? तो इसलिए राइट आंसर इज डी, अधिकारी वर्ग का मित्र, दार्शनिक के उनको बताता है कि कैसे ऑडिट करना है, और फिर मार्गदर्शक उसकी रिपोर्ट तैयार करके उनको फाइनलाइज करता है। ठीक है, आई बात समझ में? इकबाल, अभी भी आप आंसर 136 35 का आंसर मैं पूछ रहा हूं। 135 का आंसर डी है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा तुम लोगों से, सरप्राइज क्वेश्चन, जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मान लो कि मित्र वाला, और दूसरे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। जैसे अब मैं पूछ रहा हूं, एक एक करके जवाब देना, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी सारी चीजें पूछी जा सकती है। नवीन मेरेलाल, राजीव महर्षि विदा हो गए, राजीव महर्षि की विदाई हो गई, अब मुर्मू जी आ गए हैं, नए सीएजी अपॉइंट किए गए हैं। पूर्व या एवं प्रथम उपराज्यपाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुर्मू जी आ गए हैं। राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं। बिल्कुल, करंट में पढ़ा था तो फिर नवीन तुमको मालूम नहीं है? राजीव महर्षि का नाम ले रहे हो हैं? दो में निर्मा सरफ से तुमको। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल तो आप सबने बता दिया कि आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पद के बारे में। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? बताइए, हु अपॉइंटेड सीएजी? वेरी गुड है, तुमने साफ दिल जीत लिया तुम लोगों ने। वेरी गुड, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है? अब ये भी बता दो। राष्ट्रपति अपने मन से करता है या किसी की सिफारिश पर? नवीन, तुमने आग लगा दिया, एकदम हिला दिया साफ। बहुत बढ़िया डिम्पल, बहुत बढ़िया। रोहित, अति सुंदर, वेरी गुड। चलिए, पीएम की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। चलिए, ये तो बात दो गई। दो, भाई का
की सैलरी कितनी होती है ये बता दीजिए। सीएजी को सैलरी कितनी दी जाती है? सीएजी की सैलरी बताइए। सीएजी की सैलरी बताइए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर। आंकड़ा बता दो, आंकड़ा बता दो। सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की सैलरी कितनी निर्धारित की गई है? ये तो बताइए मेरे लाल। आप ये तो बता दिए सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, अच्छा। रोहित, निर्मत सरफ से दूंगा मैं तुमको। 1 लाख रुपए सैलरी है अभी, है? 3.5 लाख रुपए सैलरी है नवीन। यार तुम लोग तो मतलब नहीं, क्यों इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है? पहले अभी सबकी सैलरी पूछूंगा, मैं बता रहा हूं। सबकी सैलरी पूछूंगा मैं अब एक एक करके। सैलरी में गड़बड़ है तुम लोग का खेल। सारे सैलरी रिवाइज हो गए हैं, तुमको मालूम नहीं है? राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट की चेंज हो गई है। गवर्नर की चेंज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, अदर जजेज की चेंज हो गई है। हाई कोर्ट के जज, चीफ जज और अदर जजेज की चेंज हो गई है। सबकी सैलरी पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा आपने। सर, सैलरी आपने लिखवाने को बोला था। ओ मेरे लाल रोहित, जब नवीन, जब भी ऐसी बात होती है साफ यही कह देते, सर आपने लिखवाने को बोला था मेरे लाल। पीछे से पढ़ा भी तो होगा तुमने। हमने नहीं मिली, मिलती ना अभी सर। हमें नहीं मिलती ना अभी सर। क्या नहीं मिलती? अच्छा, राष्ट्रपति का। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं पूछ रहा हूँ, एग्जाम में पूछता है ये। तुम लोग का टेस्ट ही तो चल रहा है। ओहो, इकबाल आग लगा दिया तुमने, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं। चलिए आइए इधर देखिए, सैलरी में बाद में लिखवाऊंगा। ये ध्यान रहे, आप मुझे याद दिला देना कि सर सैलरी लिखवानी है। मुझे याद नहीं रहे, तुम लोग ध्यान रखना, जब मैं पूछूं कि लिखना है क्या क्या लिखना है तो बता देना, ठीक है? चलिए, तो सैलरी तो अब रहने दो। सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के बराबर इनको सैलरी मिलती है, ठीक है? अब यहां पर इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? बताओ भाई, कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 मिनट। हेलो। हाँ दिपेश, नमस्ते। बस बढ़िया, बताओ। नहीं। हम्म। एसबीआई, एसबीआई। मैं देखूंगा, अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँ, ठीक? ठीक। ठीक है, बताइए। 6 इयर्स और 65 इयर्स, वेरी गुड। इसका कार्यकाल अभी अभी मुर्मू साहब की नियुक्ति हुई है तो अभी हाईलाइट चल रहा था ये, ठीक है? तो 6 ईयर और 65 इयर्स होता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर सीएजी का कार्यकाल, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि सीएजी जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताना। सर कौन से नंबर का है? सारी अभी डिटेल, अभी पहले सवाल का जवाब दो। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट, डिंपल कह रही है प्रेसिडेंट को। वेरी गुड। नवीन भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट को। रोहित कह रहे हैं राष्ट्रपति को। वेरी गुड। हम्म। अच्छा, इकबाल भी कह रहे हैं राष्ट्रपति को। एकदम आग लगा दिया यार। मतलब तुम लोग देखा देखी करते हो क्या एक दूसरे को देख के, कि एक ने कुछ कहा है तो वो सही होगा, तो सब उसी पर टेप मार देते हो, हैं? इन तुम चारों को निर्मा सरफ से नहीं, लक्स साबुन से नहलाऊंगा, मैं बता रहा हूं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। नहीं सर, गलत भी हो सकता है। तो फिर तो सब सब राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्यों लगा रहे हो भाई? जब नहीं पता है तो साफ शब्दों में बोल दो ना कि सर मैं इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो मुझे पता चले। अब पता चल रहा है कि लक से मजा आ जाएगा। नवीन, तुमको तो नीम साबुन से नहलाऊंगा, मैं बता रहा हूं। चलिए,
चलिए, देखो इधर नहीं पता है तो ईमानदारी से बोल देना है कि सर इसका आंसर नहीं पता है मुझे, तो और मुझे खुशी होगी। ये नहीं कि जो भी समझ में आया उसको लिख के बोल दिया कि अच्छा ये आंसर है। समझ में आ रही बात? अब बताऊं कि छोड़ दो इसको? चलिए देखिए इधर, देखो मेरी तरफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये, आपने पीएससी का नाम सुना है क्या? चलो मैं यही लिखता हूं, जगह है यहां पर। देखो, अभी जब लोकसभा पे आएंगे ना, तो कुछ कमिटीज एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे एक तो कमिटी होती है एस्टिमेट कमिटी, जिसको हम प्राकलन समिति बोलते हैं, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। एक दूसरा है पीएसी, इसको हम बोलते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, इसकी जुड़वा बहन है ये, ट्विन सिस्टर बोलते हैं, जुड़वा बहन। ठीक है, प्राकलन समिति की जुड़वा बहन बोलते हैं पीएससी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। एक होती है, आप देखेंगे, इंटरप्राइजेस कमेटी। ठीक है, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी होता है पीईसी। तो ये कमिटीज, ये कुछ पार्लियामेंट की कमिटीज हैं जो पार्लियामेंट को सहयोग करती हैं। अब अगर हम इन कमिटीज के बारे में बात करें, तो इस कमिटी में 30 मेंबर्स होते हैं, 30 सदस्य, और ये सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति ये बजट बनाने में या एस्टिमेट तैयार करने में, जो भी सरकार खर्चों का एस्टिमेट तैयार करती है उसमें ये सहयोग करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च हो, मतलब कंजूसी और मितव्ययिता बरती जाए, और कम से कम में अधिकतम यूटिलाइजेशन किया जाए। ये काम एस्टिमेट कमेटी करती है, और सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं। दूसरी कमेटी है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं पीएससी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। इस कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होता है, मतलब विपक्षी का जो नेता होता है जिसको भी चुना गया वो इसका हेड होता है, चीफ होता है। 1964 1967 के बाद से, ये पहले इसमें रूलिंग पार्टी का ही बंदा होता था, लेकिन ये ट्रेंड चेंज कर दिया गया, और उसके बाद इसमें अपोजिशन का जो पार्टी लीडर होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका अभी इसके अध्यक्ष को ये बताएगा कि पीएससी के अध्यक्ष कौन है? बताएगा कोई? नहीं बताओगे, चलो। तो पीएसी में आप देखेंगे 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, नहीं गुलाम नबी नहीं है, अधीर रंजन चौधरी हैं, अधीर रंजन नवीन, बंगाली बाबू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये पीएससी क्या करता है जी? तो पीएससी का काम है कि जो रिपोर्ट तैयार करती है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उस रिपोर्ट की समीक्षा करती है, उसकी जांच करता है ये पीएससी। ठीक है, पीएससी, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट पीएससी को सौंपता है और पीएससी उसकी जांच करती है। इसीलिए अपोजिशन का लीडर इसका चेयरमैन बनाया गया कि मान लीजिए अगर सरकार के द्वारा कोई करप्शन किया गया हो, कोई धांधली हुई हो, तो उस कंडीशन में सीएजी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को उजागर करेगा अपोजिशन का लीडर, और जो करप्शन है उसके प्रति अवेयरनेस लाएगा, मतलब सरकार को उजागर करेगा पार्लियामेंट में कि देखिए आपके अकाउंट में आपके टाइम पीरियड में कितना कितना पैसा गलत जगह खर्चा हुआ है और किस तरह से मंत्रियों ने इसमें गोलमाल किया है, तो उसका उजागर करेगी। इसलिए आप देखेंगे अपोजिशन के लीडर को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पीएससी जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट पीएससी को सौंपता है, न कि राष्ट्रपति को सौंपता है। समझ में आई बात? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? पीईसी है पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी, लोक उपक्रम समिति बोलते हैं इसको। ये काम करती है हमारे देश में जितने भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टरीज, जैसे नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, भेल गेल सेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों की अकाउंट्स की ऑडिट करता है, और उनके डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ
के रिगार्डिंग सरकार को सजेशंस देता है ये पीईसी। आई बात समझ में? रोहित, आ गई बात समझ में पीईसी के रिगार्डिंग? ओके, क्लियर हो गया भाई सबका? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। निम्न में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है? मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेशन इनमें से किसका नहीं है बताइए? जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया तुम लोगों को उनमें से छांट दो तो आ जाएंगे लाइन पे। कुंभ 8, कुंभ 8 में से दिखा दो। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑब्वियसली ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखोगे ना कभी भी तो कभी मिस्टेक नहीं होगा और 101% आप देखेंगे उसका सही आंसर बताएंगे। ऐसे ही कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स और बताऊंगा मैं तुमको इसके रिगार्डिंग जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो। एक चीज जान लेना, पॉलिटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मतलब ज्यादा घुमाने फिराने की गुंजाइश नहीं है और ज्यादा स्कोप नहीं है डेप्थ पूछने का। ठीक है, लिमिटेड है और सिलेबस भी छोटा है। तो अगर हम थोड़ा सा मन लगा के तैयार कर लें और उसको समझ लें तो मैं दावा कर सकता हूं कि जो 6 to 7 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आते हैं तो 6 क्वेश्चन तुम्हारी झोली में है, तुम्हारी जेब में है। थोड़ा सा स्मार्टली अगर हम लोग मेहनत करें ना, रोहित, नवीन, डिम्पल, इकबाल, जितेंद्र, रजनीश, तो सिर्फ आग नहीं लगा सकते हो, एकदम बारूद फाड़ के रख दोगे, फोड़ दोगे तुम लोग। और अपने को ये नहीं सोच रहे कि जीएस का विद्वान बनना है, विद्वान नहीं बनना है, सीधे टू दी पॉइंट हिट करना, पढ़ के और छोड़ दो। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता था, कौन पूछ रहा है यार कि कौन क्या बना क्या हुआ। लोग पहले ही कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसलिए मेरे साथ जितनी चीजें बताता हूं बस उतना ही कर लो तो अपना कायाकल्प हो जाएगा और अपनी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? 19 में आया। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा इसका आंसर 1919। ये सबको पता होगा इसका आंसर 1919। राइट आंसर जो है ये 137 का नहीं। देखो 1919 वाला द्वैध शासन दूसरा था, 1935 इसका राइट आंसर है। 1919 नहीं होगा, 1935 होगा। 1935 में ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया था जिसको आगे लागू किया गया, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। 1919 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ही नहीं, ये आप देखेंगे चार्टर एक्ट के रूप में था। 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बात समझने वाली है, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग कि 19 एक्ट, ये चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट एक्ट ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस हैं? तो चार्टर एक्ट का मतलब ये होता है भाई साहब कि जो जो शुरू में बनाया गया और जो बाद में, मतलब 19 जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके पहले जितने भी एक्ट आए उसको हम चार्टर एक्ट बोलते थे। वो चार्टर बन के आता था, उसके तहत भारत में शासन करते थे। और जैसे ही भारत पर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब ये भारत सरकार अधिनियम के रूप में एक्ट आने लगा। तो उसके बाद आप देखेंगे सारे एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। लेकिन यहाँ पर द्वैध शासन का जो प्रोविजन है प्रोविंशियल लेवल पर, तभी तो 1935 में प्रोविंशियल लेवल पर कांग्रेस को लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, जिसके आधार पर 1937 में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में चुनाव लड़ा था। तो प्रांतीय स्तर पर हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए इन लोगों ने ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया 1935 में।
समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये 1935 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, आंसर बताइए इसका। 138 का आंसर बताइए सर। 138 का आंसर बताइए। क्या है जी 138 का आंसर? डिम्पल, और बताओ भाई, सब लोग सोच के बताना। एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने देखा देखी किया तो उससे एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा, मैं बता रहा हूं। ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये है कि ईमानदारी से हम आंसर दें और उसको, उस एनालिसिस को समझें और अपने दिमाग में बिठाएं। एक दूसरे की देखा देखी हमें नहीं करनी है। अभी हम रियल में देखो, पीछे से आपको चीटिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि तुम लोग सामने तो हो नहीं कि मुझे पता है। तो ईमानदारी से आपको बताना है, ये नहीं कि सर को खुश करने के लिए आंसर दे दिया कहीं से देख के किताब में से, क्योंकि मैं तुम्हें देख तो रहा नहीं कि आप किताब में से देख रहे हैं या नेट पर देख रहे हैं। तो ईमानदारी से मेरे साथ में काम करना है। नहीं पता है, कोई इसमें बुराई नहीं है, ना कोई शर्म है, बट ईमानदारी के साथ जवाब देना है। ठीक है? बताओ। रोहित, नवीन ने बी बताया है, और इकबाल और गौतम आज एब्सेंट है। जितेंद्र, रजनीश, बताओ भाई, आंसर बताइए। तुम लोग रिप्लाई करोगे उसके बाद ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहां पर तुम सभी लोगों के जवाब चाहिए। ठीक है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा तुम लोग के जवाब का। इसलिए रिप्लाई तो जो लोग भी हैं अभी ऑनलाइन, उन सबका रिप्लाई चाहिए मुझे किसी भी कंडीशन में। हाँ या ना? नहीं पता है तो उसके बारे में भी कहो कि नहीं सर पता है, तो आंसर बता दो। इसलिए बिना रिप्लाई के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी 3-4 लोगों का रिप्लाई बाकी है। रोहित ने जवाब नहीं दिया है, इकबाल ने नहीं दिया है, रजनीश ने नहीं दिया है, और जितेंद्र ने नहीं दिया है। सिर्फ नवीन और डिम्पल ने जवाब दिया है। बताओ भाई, और लोग बताएं जल्दी, क्या हुआ यार? या तो पता है या नहीं पता है, ये दो में से इतने का जवाब देने में इतना टाइम लगता है, या कुछ चीटिंग मीटिंग कर रहे हो पीछे से तुम लोग? रोहित ने जवाब दिया है सी। वेरी गुड रोहित, दिल खुश कर दिया तुमने सी का जवाब देके। और कौन है भाई और लोग? इकबाल, मोहम्मद इकबाल, क्या हुआ? आंसर दिया नहीं आपने? बोलो। ईमानदारी से काम करना है मेरे साथ। अगर मैं जैसे बता रहा हूं जिन तरीकों के साथ, अगर आप उस तरह से काम करेंगे मेरे साथ, तो मैं दावा कर सकता हूं कि जितने लोग भी इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग आंसर कर पाएंगे अगर पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन हुआ तो। रजनीश ने ए आंसर दिया है। ठीक है? चलिए, अब मैं किसी का गलत और सही नहीं बोलूंगा। एबीसीडी सबने एक एक करके सारे ही आंसर दे दिए। नहीं सर, कभी कभी डिले आता है। डिले आता नहीं है, तुम्हारा ही डिले आता है। सब लोग पहले बोल देते हैं, तुम्हारा ही डिले आता है, तुम्हारा नेट स्लो चलता है। देखो, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि किसका गलत है किसका सही है, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। आप लोग अपना खुद आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, मैं एक एक को क्लेरिफाई करूंगा ताकि क्लियरिटी हो। ठीक है? चलिए, पहला, लोकसभा का विघटन न हो जाए। लोकसभा मतलब ये कह रहा है कि लोकसभा के विघटन होने के साथ ही वो अपने पद से समाप्त हो जाता है, मतलब ये गलत है। विघटन तक तो रहता ही है, विघटन के बाद भी रहता है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, विघटन हो जाए या समाप्त, विघटन का मतलब एक तरह से पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। कार्यकाल का मतलब एक टेन्योर खत्म हो गया, तो ये टेन्योर समाप्त हो जाए तक ये भी रहता है, ये भी गलत है। अगले मंत्रिपरिषद का गठन न हो जाए, ये भी गलत है। अगली लोकसभा का गठन न हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर डी। मतलब अगर विघटन हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया, तो लोकसभा का स्पीकर हटता नहीं है, तब तक अपने विघटन और कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी
नए लोकसभा अध्यक्ष के नियुक्ति तक वो अपने पद पर बना रहता है। समझ में आई बात? राइट आंसर डी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन तुम लोगों को क्यों हुआ, ये मैं बता रहा हूं। भाई लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये सभी लोगों को मालूम है। और लोकसभा में जो मेजोरिटी मतलब बहुमत जो जिसको होता है, जिस पार्टी को, उसी पार्टी का लीडर पीएम बनता है। और इसी बहुमत में से कैबिनेट का विस्तार होता है, मतलब मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा का गठन हो गया। अब गठन होने के बाद मीटिंग होती है और उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और फिर एक उपाध्यक्ष। तो ये तब तक बने रहते हैं जब तक लोकसभा का गठन होता है। मान लीजिए लोकसभा अगर 5 साल से पहले विघटित हो गई तो ये पद भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अगर अगर उनकी मेजोरिटी लूज हुई तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, सरकार ही गिर गई। सरकार गिरी तो लोकसभा का विघटन हो गया। तो जब भी लोकसभा का विघटन हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष का खेल ही खत्म। लेकिन खेल नहीं होता है, वो अपने पद पर बना रहता है। अगर किसी से पूछा जाए कि लोकसभा स्पीकर कौन है तो वही होगा, जब तक नए लोकसभा का गठन नहीं हो नए नए लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाता है। ठीक है सर, फिर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हटता है वो? भाई इसलिए नहीं हटता है कि कोई भी पद 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रहना चाहिए। आपको मालूम है ना, कोई भी पद, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, राष्ट्रपति, कोई भी जितने संवैधानिक पद हैं वो 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं होने चाहिए। तो नॉर्मली उसको रिक्त नहीं रखते, तुरंत अपॉइंटमेंट कर देते हैं। जैसे राष्ट्रपति का देख लो, मान लीजिए इस जुलाई में, मान लो एग्जाम्पल बता रहे हो कि इस जुलाई में राष्ट्रपति का कार्यकाल, पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उस जुलाई से पहले ही इलेक्शन होता है। और जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म होता है उसके ठीक उसी दिन नए राष्ट्रपति का पद, नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही लोकसभा का रिगार्डिंग भी है। पिछले लोकसभा का कार्यकाल जिस दिन खत्म हो रहा है उसके पहले ही एक इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, चुनाव हो जाता है। और जिस दिन पिछली लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है उसी दिन या उसके अगले दिन नई लोकसभा का गठन हो जाता है। समझ में आ रही बात? मतलब ये कहा कि किसी भी कंडीशन में यहां पर कोई भी 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं होना चाहिए। तो 6 महीना तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो एक दिन भी रिक्त नहीं होता है। स्पेशल कंडीशन हो तो वो रिक्त रह सकता है, अदरवाइज वो सारी निर्वाचन की प्रक्रियाएं पहले ही पूरी कर ली जाती है और समय पर जैसे ही एक का कार्यकाल खत्म हुआ दूसरे की नियुक्ति कर दी गई। समझ में आ रही बात? आई बात? हाँ, प्रोटेम स्पीकर होता है, ये एक आप देखेंगे ऑफिसर होता है जो उनको अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, मतलब सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष एक आम सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो एक सामान्य सदस्य के रूप में लेता है। और ये इनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, जो सदन का एक अधिकारी होता है जो इन सारे कार्यों को अंजाम देता है। समझ में आ रही बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सबका? ये तुम क्या लिख रही हो डिम्पल? टेन्योर 2 से 3 डेज। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? रोहित रिप्लाई करो, नवीन, इकबाल, जितेंद्र, रजनीश, यहां कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी समझाया? सर लोकसभा के अध्यक्ष को भी शपथ प्रॉब्लम प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। रोहित, अध्यक्ष भी तो लोकसभा का एक आम सदस्य ही तो होता है, उसमें आपसी आम सहमति से मेजोरिटी से एक आदमी को स्पीकर और को डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। 2 बार शपथ थोड़ी लेगा भाई, एक बार वो सिर्फ आम सदस्य के रूप में शपथ ले चुका है अध्यक्ष लोकसभा में, तो दोबारा वो शपथ नहीं लेता। क्लियर? इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है, आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं?
रोहित, समझ में आ गई बात आप? ओके। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम आने आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब पता चलता नहीं, और किताब में ढूंढने से भी जल्दी मिलता नहीं, कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। उसके बाद भी अगर दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। नॉर्मल मेंबर की तरह ओथ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 138 की। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर दो, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। यदि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, यदि वह रोगग्रस्त हो, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो, यदि वह प्रधानमंत्री की राय न ले। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका आंसर किसी को पता नहीं होगा। जितने लोग भी हैं उन सबको ये आंसर पता होगा। चलो, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। राष्ट्रपति किन किन स्थितियों में अपने कार्यकाल से पहले पद त्याग सकता है? रीजन बता दो उसके, एक दो तीन चार। लिखना नहीं है, किन किन परिस्थितियों, मतलब कितने परिस्थितियों में वो पद छोड़ सकता है? बताओ भाई, नंबर वाइज बताना तो मैं समझ जाऊंगा। किन किन कितने कारणों से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है? एक दो तीन चार, बताइए। अरे भाई, मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूं रोहित, बस तुम तो एक दो तीन चार बता दो कि भाई चार कारण है सर जिसकी वजह से वो पद से अपना त्याग दे सकता है। पता नहीं है डिंपल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, मैं बताऊं। अगर तुम लोग फटाफट रिप्लाई करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और अपन फटाफट भी उसको कर पाएंगे। अगर तुम लोग सोचोगे या नहीं बताओगे, चलिए बताऊं रोहित? चलिए, देखो, राष्ट्रपति जो है वो निम्नलिखित कंडीशन में अपने कार्यकाल से पहले पद से हटाया जा सकता है। अब देख लो, जितेंद्र या रजनीश जो भी हैं, पहला कारण, पहला कारण है इम्पीचमेंट, महाभियोग। अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उस कंडीशन में उस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसको उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। एक बात। दूसरी, कि वो अस्वस्थ हो, मतलब उसको कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और वो अब काम करना नहीं चाहता है, तो पद त्याग देगा। तीसरा, खुद से रिजाइन कर देगा कि नहीं भाई, बहुत लोड देते हैं, बहुत टेंशन देते हैं, मैं चिलमचिली वाला आदमी हूं, इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो खुद ही रिजाइन कर दे। ठीक है। तो तीन कंडीशंस हैं। एक चौथी कंडीशन है कि अगर उसकी एट डेथ हो जाती है, तो मान लो अस्वस्थ होकर रिजाइन कर दिया या फिर खुद से रिजाइन कर दिया, बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, एट रैंडम डेथ हो गई, मर गया अपने कार्यकाल से पहले, तो पद रिक्त हो जाएगा और इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। ये चार प्रोसेस है जिसमें वो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। अब इम्पीचमेंट जो कंडीशन है महाभियोग की, वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति को स्पेशल कंडीशन में हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट का आधार क्या है जी? तो इम्पीचमेंट का आधार है कि मान लीजिए अगर संविधान में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है, मतलब संविधान का वायलेशन करता है और उसके बियॉन्ड जाके कुछ करता है, तो उस कंडीशन में लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ
महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है अपने सदन में। ठीक है, जैसे ही वो सदन में पेश करेगा, सुनिएगा इसको ध्यान से, जैसे ही सदन में पेश करेगा, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 1/4 मेंबर के उस पर सिग्नेचर हो, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, जो अप्रूवल करे कि हाँ भाई ये स्वीकृति है। ठीक है, 1/4 चाहिए। फाइनल अप्रूवल के लिए 2/3 चाहिए। 1/4 अप्रूवल के लिए कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए या महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जाए। ठीक है, एक बात, 1/4 के बाद जैसे ही अप्रूवल हो जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है इंक्वायरी से पहले कि आप पर महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो सदन में रख सकते हैं। अगर वो अपना रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे सदन को भेजा जाता है उन पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए। वो इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी की रिपोर्ट सदन में पेश करता है और फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर 2/3 लोगों ने उस पर वोट कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ किया है, तो उसी क्षण राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। ये है महाभियोग का की प्रक्रिया, जिसके तरीके जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। लेकिन हमारे देश में सौभाग्य की बात है कि आज तक किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया ही नहीं गया है, मतलब इम्पीचमेंट के थ्रू। क्यों भाई? तो कोई राष्ट्रपति ने कोई कांड ही नहीं किया ऐसा जिससे उसको हटाया जा सके। हाँ, दो लोग, एक फकरू बाबा, एक जाकिर हुसैन, ये दोनों अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा ना किसी ने आज तक रिजाइन किया है और ना ही किसी को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया गया है। क्योंकि भाई साहब ये चिलमचिली की बेस्ट जगह है, मतलब 5 लाख सैलरी, 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन, इतने सारे गार्ड आओ, दुनिया जहान, एकदम आराम से चिल करो। भाई साहब एक एक कमरे में डेली सोएगा तब भी 340 दिन सोएगा राष्ट्रपति। 340 कमरे हैं 500 एकड़ में, पीछे मुगल गार्डन है एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। विश्व का कौन सा ऐसा प्लांट पौधा नहीं होगा जो मुगल गार्डन में नहीं है? तुम में से किसी ने देखा है मुगल गार्डन? है? नहीं देखा है? खुलता है ये फरवरी में, जाके देख लेना रोहित, बहुत मस्त है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत तसल्ली से इसको सुना और आत्मसात भी किया है, और इनमें से कोई भी नहीं भूलेगा अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता है तो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं अब तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए, आइए अब हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी था, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, बताइए आंसर। रोहित क्या कह रहे हो? इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है महाभियोग में? लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं भाई। जिस सदन में पेश किया गया होगा पहले, उस सदन के लोग पहले अप्रूवल देते हैं, फिर दूसरे सदन को भेजा जाता है उसकी जांच के लिए, और फिर तो दोनों ही एक तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? रोहित आंसर बताओ इसका। 140 निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता किंतु समापन किया जा सकता है? क्या लिख रहे हो? वीएस के मेंबर। रोहित क्या क्या है वीएस के मेंबर? आंसर बताओ इसका। रोहित, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। पता है? 140 का सी। और मान लो अगर ये नहीं होता, ठीक है,
ये नहीं होता तो आंसर क्या होता? डिम्पल, तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा सवाल जवाब छूटा है, क्योंकि ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिलेवेंट कौन है? ज्यादा रिलेवेंट कौन है? राज्यसभा। अगर ये नहीं होता तो आंसर ये ही होता। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई, बताओ भाई। हाँ या ना में जवाब दो अभी। जो तुमने क्वेश्चन पूछा है डिम्पल, उसका जवाब मैंने दिया कि ज्यादा रिलेवेंट कौन है। आंसर तो दोनों ही होंगे, ए और सी दोनों, लेकिन ज्यादा रिलेवेंट है सी, राज्यसभा। अरे समापन का मतलब ये होता है कि सत्र की समाप्ति। समापन का मतलब होता है सत्र की समाप्ति। अब मुझे चलो एक सवाल का जवाब बताओ। राज्यसभा का सत्र कब कब आयोजित होता है? बताओ भाई। सर, विघटन और समापन में क्या अंतर है? रोहित, विघटन का मतलब है कि पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। और समापन का मतलब है कि आपने एक सत्र शुरू किया था 14-15 दिन का, उसकी समाप्ति करी है आपने। आई बात समझ में? विघटन का मतलब डिसॉल्व कर दिया आपने, उसको पूरी तरह से खत्म ही कर दिया, उस सदन को। और समापन का मतलब है कि भाई हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम 2, 4, 10 दिन, 15 दिन का, और उस 10-15 दिन के बाद आखिरी दिन हम उसका समापन करते हैं ना जी। उस प्रोग्राम का की समाप्ति करते हैं, मतलब उस प्रोग्राम को एंड करते हैं। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं समापन करना। तो ऐसे ही आप देखेंगे संसद का सत्र चलता है, तो सत्र 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन का होगा। उसके बाद उसका समापन करते हैं, फिर अगले सेशन की तैयारी करते हैं। यही हुआ। तो ये इसको हम समापन बोलते हैं। तो ये है इसका मतलब। ये डिफरेंसेस समझ में आ गया रोहित? पहले मुझे क्लियर करो कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, और जो इससे रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हुआ कि नहीं। और नहीं डाउट, और कोई डाउट्स है तो मुझे पूछो। और मैंने अभी एक सवाल पूछा था, मैंने पूछा था कि राज्यसभा का सत्र कब कब बुलाया जाता है। एक लाइन में उसका जवाब था, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। एक लाइन में उसका जवाब है। बताओ। पहले ये बताओ, नवीन, रॉन्ग आंसर। पहले तो मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट के कितने सत्र आयोजित होते हैं? पार्लियामेंट के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 बुलाए जाते हैं ना। तो यहां 2 क्यों है भाई? यहां 2 क्यों तुम लोग लिख रहे हो? समर और विंटर क्यों लिख रहे हो? ये क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जब जब लोकसभा का सत्र आयोजित होता है, उसके पैरेलल उसके पैरेलल राज्यसभा के सत्र भी आयोजित होता है। क्या ये बात आप लोग को मालूम नहीं है कि जब जब लोकसभा का सत्र आयोजित होता है, तब तब उसके समानांतर राज्यसभा का सत्र भी आयोजित होता है? तो फिर 2 क्यों लिख रहे थे? क्या 3 सेशन नहीं बुलाए जाते? मॉनसून, शीत और ग्रीष्म 3 सेशन बुलाए जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अर्थात एक साल में कम से कम 2 सत्र तो बुलाने ही बुलाने हैं। और अगर सरकार को जरूरत होती है और ज्यादा बुलाने की तो बुला सकता है। जैसे अभी हम 4 महीने पर एक सत्र बुलाते हैं, अर्थात साल में 3 सत्र आयोजित करते हैं, मॉनसून, शीत और ग्रीष्म। ठीक है? तो 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और एक साल में कम से कम 2 सत्र जरूर आयोजित होने चाहिए। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे जब मालूम है तो बताओ मुझे। सबका क्लियर हो गया?
इस जो अभी मैंने बातें करी उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए तुम लोगों के? सबके हो गए? ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई। अब चलो एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देना। शून्यकाल क्या होता है? व्हाट इज जीरो आवर? बताइए, शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल का टाइम पीरियड बताइए मुझे। बताओ क्या होता है? अच्छा, 12 बजे के बाद के क्वेश्चन, यही ना? 12 बजे के बाद के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं ना? सब लोग का आंसर यही है जी, जो दो लोगों ने दिया है? नहीं, सबके आंसर पूछो। जितेंद्र, इकबाल, नवीन ने तो बता दिए हैं, रोहित ने, जितेंद्र ने। बताओ भाई, और लोग बताएं। बताओगे कि मैं बताऊं? इसको डिफाइन करूं या छोड़ दूं? जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताऊं या तुम लोग बताओगे? बताओ। डिम्पल तो कह ही रही है, बाकी लोग भी गए हैं। नवीन, पूछ लो सर। नवीन रहने दूं? ठीक है, चलो, रहने देता हूं। शून्यकाल क्या होता है? ठीक है, देखिए, नवीन कह रहा है रहने देता हूं। रहने दूं? चलो ठीक है, रहने देता हूं। आइए, एग्जाम में पूछा है। डिम्पल कह रही, अरे सर जी बताइए। जब जब पूछना है तो सबको जल्दी रिप्लाई किया करो ना सब लोग। देखो, शून्यकाल क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। इसके साथ साथ कुछ और टर्म्स है, मैं बता देता हूं, हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। दूसरा होता है शून्यकाल। तीसरा होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। चौथा होता है अतारांकित प्रश्न। पांचवा होता है अविश्वास प्रस्ताव। और छठा होता है आधे घंटे की चर्चा। ये 6 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स जो पार्लियामेंट्री सेशन में यूज होता है। ठीक है, जिसको अपने को समझना है। अब आइए मैं इनको एक एक करके समझाता हूं कि ये क्या है। ठीक है, एक एक करके इनको समझाता हूं, ध्यान देना। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा चलो पूछ लेता हूं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जीरो आवर, जो मैंने तुम लोगों से पूछा है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, जैसे ही आप देखेंगे पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है,
तो 11 से 12 बजे का जो टाइम होता है उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं। इस दौरान जो भी विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो अपोजिशन के द्वारा पूछे जाते हैं, सांसदों के द्वारा पूछे जाते हैं मौखिक, और मौखिक ही उसका जवाब दिया जाता है रूलिंग पार्टी की तरफ से। जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उस विधेयक की वो जवाब देती है, उसके मंत्री जवाब देते हैं खड़े होकर। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि एक सवाल पूछा और फिर इधर मंत्री जी खड़ा होकर जवाब दे रहे हैं मौखिक वर्बली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। ये 11 से 12 बजे का होता है। 12 बजे के बाद शुरू होता है, आप देखेंगे, शून्यकाल। नॉर्मली ये जो शून्यकाल का समय है ये हमारे संविधान के टर्म्स में या पार्लियामेंट्री सेशन में ये वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वर्ड को पेपर वालों ने और मीडिया वालों ने ज्यादा लोकप्रिय बनाया शून्यकाल। ये है क्या? तो ये एक रेस्ट का टाइम है इन सांसदों का। तो इस रेस्ट के टाइम में वो लोग कुछ अविलंबीय महत्व के विषयों पर, मतलब जिस पर तुरंत जवाब चाहिए और सवाल जवाब करना है, तो उसको हम अविलंबीय महत्व के विषयों पर ये लोग तुरंत सवाल पूछते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही की मांग करते हैं सरकार से, ठीक है। रेस्ट टाइम में ये, तो इसको हम शून्य काल कहते हैं, 0 आवर, जो एक नॉर्मली रेस्ट का टाइम था जिसमें ये तुरंत सवाल पूछते हैं और तुरंत जवाब मांगते हैं सरकार से और उस पर तुरंत कार्रवाई की बात करते हैं। इसको हम शून्यकाल बोलते हैं। ये टाइम शून्यकाल 12 से 1 बजे का होता है, ठीक है। इसको 0 आवर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है तारांकित प्रश्न। इसको हम स्टार क्वेश्चन बोलते हैं। भाई विधेयक की कॉपी सभी सांसदों के पास होती है और वो घर से ही उस पर तारा लगा के, तारा का मतलब हाईलाइट करके आते हैं कि मेरे को इस लाइन पर सवाल पूछना है कि ये क्या है। तो तारांकित का मतलब जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसको स्टार करके ले आते हैं और ऐसे प्रश्नों का जवाब पूछते हैं। ऐसे प्रश्न मौखिक और रिटन दोनों ही तरीके से उनका आंसर मांगा जाता है। मतलब मौखिक भी जवाब चाहिए और लिखित भी जवाब चाहिए उन प्रश्नों का। तो मौखिक और लिखित दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न। अतारांकित सिर्फ रिटन जवाब मांगा जाता है कि लिखित जवाब दीजिए, मौखिक नहीं पूछा जाता है ये, ठीक है। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, जैसा अभी राजस्थान में चल रहा है विवाद। आज वसुंधरा राजे की टीम ने कहा है कि कल जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम जो कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लो कोई रूलिंग पार्टी है, अगर उसके कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया या छोड़ दिया या किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो उस कंडीशन में अगर उस पार्टी के पास मेजोरिटी है कि नहीं, तो जैसे ही सत्र आरंभ होता है तो अगर अपोजिशन पार्टी को ये पता है कि उसके पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब विश्वास मत नहीं है, तो वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाती है और रूलिंग पार्टी को कहती है कि आप अपने विश्वास मत हासिल करें कि क्या आपके पास मिनिमम जो मेजोरिटी चाहिए वो है। तो उनको वहां पर अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। अगर उन्होंने मेजोरिटी अपनी शो नहीं की तो बिल पास हो जाता है और तुरंत सरकार डिसॉल्व हो जाती है, मतलब विधानसभा भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। अगर वो अपना अगर सदन के पटल पर अपना विश्वास मत हासिल कर देते तो सरकार चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये हो गई, तो इसको अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। उसके बाद है आधे घंटे की चर्चा। एक बार मुझे समझा लेने दो, फिर मैं जो नहीं समझ में आए उस पर अपन बात कर लेंगे। आधे घंटे की चर्चा, मान लीजिए आपने किसी विषय पर चर्चा कर लिया है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। चर्चा कर लिया है, आपके सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूं इस सवाल के जवाब से, मुझे कुछ और जवाब चाहिए। तो उस कंडीशन में आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल कंडीशन में आप सवाल नहीं पूछ सकते। इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। क्या? तो अलग से प्रावधान ये किए गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई सब्सिडी, मतलब कोई सब्सिडाइज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्रश्न जवाब मिला हुआ है लेकिन कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं उस विधेयक के रिगार्डिंग, तो इसके लिए लोकसभा में आपको पहले लोकसभा स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन। और लोकसभा अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन ऐसी चीजों पर सवाल पूछने की अनुमति देगा। कब कब? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, ठीक है। इन 3 दिन लास्ट आवर में, मतलब 5 से 5:30 बजे के बीच आप ऐसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका जवाब मांग सकते हैं। राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन, जो भी वर्किंग डेज हैं सत्र के, उसमें किसी भी दिन
लास्ट आवर में 5 से 5:30 बजे के बीच आप ऐसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको अधिकार होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इनके रिगार्डिंग। अब जो मैंने समझा है उसके रिगार्डिंग जो तुम्हारे क्वेश्चंस है जो नहीं समझ में आए वो पूछो मुझे। अब यहाँ पर इकबाल लिख रहे हैं कि सर 2 नंबर वाला फिर से बताइए। ठीक है, मेजोरिटी न होने पर ठीक है, 2 नंबर वाला पूछ रहे हैं इकबाल, शून्यकाल यही पूछा है ना इकबाल आपने? शून्यकाल ही पूछा है ना आपने? ठीक है, अब आइए शून्यकाल पर बात करते हैं। तो शून्यकाल मैंने बताया अभी कि इसके बारे में पार्लियामेंट्री जो सत्र है इसके मेंशन नहीं किया गया है वर्ड। ये इस वर्ड को मीडिया वालों और मैगजीन वालों ने, पेपर पत्रिका वालों ने पॉपुलर बनाया। ये 12 से 1 बजे का टाइम होता है। इस टाइम में अविलंबीय महत्व के विषय जिस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की जाती है अपोजिशन के द्वारा, ठीक है, तो ऐसे अविलंबीय महत्व के विषयों पर चर्चा की जाती है शून्यकाल के दौरान। ठीक है, ये है शून्यकाल। नॉर्मली ये रेस्ट का टाइम था, मतलब कुछ जलपान वगैरह करते उस दौरान अपन, जैसे मान लो तुम ही लोग क्लास ले रहे हो, बीच में ब्रेक होता है तो बाहर निकलते हैं, तो अभी सर ने कुछ पढ़ाया तो आपस में डिस्कस नहीं करते हैं और तुरंत उसका सवाल जवाब पूछते हैं एक दूसरे से और मांगते हैं। सर इसमें विषय प्री डिसाइडेड नहीं होता है। किसमें? हाँ, प्री डिसाइडेड नहीं होता है। मान लो कोई किसी चीज पर चर्चा हुई या मान लो कोई महत्वपूर्ण विषय जिस पर तुरंत कोई हाईलाइट सब्जेक्ट है और तुरंत उस पर कार्रवाई चाहते हैं सरकार से, तो हाईलाइट पहले से डिसाइडेड तो होता ही है कि प्रश्नकाल के दौरान इस पर जवाब मांगना है। अपोजिशन वाले डिसाइड तो करके रखते ही हैं कि इस पर शून्यकाल के दौरान अपन लोग सवाल जवाब करेंगे, तुरंत कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि एट ए टाइम ऐसे क्या कर सकते हैं। तारांकित या जैसे एग्जाम्पल पूछ बता रहा हूं, मान लो जैसे ही कोई विधेयक पेश होता है तो उसका गजटियर तैयार होता है और राजपत्र, और फिर जो अपोजिशन के लोग हैं रूलिंग पार्टी के उनको प्रोवाइड किया जाता है और कहा जाता है कि अब अगला सत्र मानसून या शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इस दिन इस विधेयक पर चर्चा होगी, आप लोग इसको स्टडी करके आइएगा और इससे रिलेटेड सवाल पूछिएगा। तो वो लोग पढ़ के आते हैं। अब होता क्या है कि मान लो तुमने विधेयक पढ़ा और पढ़ने के बाद आप उसमें डिसाइड करते हैं कि किस किस पर सवाल पूछना है। तो मान लो कई सारे हाईलाइट है, जैसे घर पे एग्जाम्पल है, तुम किताब पढ़ते हो तो तुमको कई सारी चीजें समझ में आती है, कई सारी चीजें नहीं आती है, तो आप उस पर अंडरलाइन करते हैं या उसको हाईलाइट करते हैं कि यार कल जाऊंगा क्लास में तो सर से ये सवाल पूछूंगा क्योंकि ये मेरे को नहीं आता और बहुत दिन से परेशान कर रहा है। तो आप उसको हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि अगले दिन मेरे को सबसे पहले ये पूछना है। तो ऐसे ही ये लोग भी विधेयक पर हाईलाइट करते हैं स्टार लगा के। अब तुम उसको स्टार लगा दो या हाइलाइटनर से हाईलाइट कर दो या पेन से अंडरलाइन कर लो, तो ये लोग स्टार लगाते हैं। स्टार का मतलब कि ये हाईलाइट है और कल जाने के बाद सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों पर हमें विचार विमर्श करने हैं और सवाल जवाब करना है। तो उसको हम तारांकित, हिंदी में तारांकित बोलते हैं और अंग्रेजी में हिंदी में दूसरे को अतारांकित, मतलब स्टार नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछने उससे रिगार्डिंग सवाल जवाब, तो उससे आप लिख के उसका आंसर मांगते हैं आप। ठीक है, आई बात सबको समझ में? क्लियर हो गया जी? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, 142 नंबर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 142, निर्वाचक मंडल का अर्थ है? 142। ठीक से सोच के आंसर देना।
अच्छा, हाँ जी, छूट गया था। चलो ये दोनों का ही कर लेते हैं ना। डिम्पल, वेरी गुड। बिल्कुल, ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। ये 370 और 35A। जम्मू कश्मीर की विशेष प्रावधान। इसका डेट याद रखना तुम लोग। डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। मतलब कि कब इसको एलिमिनेट किया गया। 5 अगस्त 2019। ये याद रखना। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये डेट ध्यान रखिएगा, कई बड़े चेंज हो जाए। 1 साल हो गया अभी। ठीक है। चलिए, बताइए। 142 का बताओ। डिंपल ने बी कहा है। सोच के बताओ। हो गया, सारे आंसर आ गए सबके। ये है आंसर इसका। अब तुम कहोगे कैसे सर। चुनाव की विभिन्न विधियां। विधि विधि तो है, लेकिन इसमें होता क्या है, पूछ रहे है क्या। तो ये डिफाइन नहीं कर रहा है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन निर्वाचक मंडल है क्या। निर्वाचक मंडल में क्या होता है। मतदाता जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इसमें वो मतदाता होते हैं जो प्रतिनिधि चुनने के लिए। तो निर्वाचक मंडल बनाया ही तो गया है निर्वाचन के लिए। इसमें वही मतदाता होते हैं, निर्वाचन मतदाता, जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। समझ में आ रही है बात। और ये वे क्षेत्र जिनमें चुनाव के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य को विभाजित किया जा सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। ओहो, समझ में आई बात। अरे आई कि नहीं आई। भाई, कल मैंने सर, नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम की शपथ कब ली, यूपी बीएड में पूछा गया। हम्म। पहली बार शपथ कब ली, डेट पूछा है क्या। देखो, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट का मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुना गया। ठीक है। अगर डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा है तो लोगों द्वारा चुना गया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब मतदाता तो है, लेकिन वो कोई और मतदाता है। अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, मतलब चुने गए प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो मतदाता का मतलब मत देने वाला होता है। और मत देने वाला प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। भाई, यहां लोग की बात कर रहा है, तो लोग का मतलब आम आदमी। आम आदमी वोट करता है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में आम आदमी तो वोट नहीं करता है ना जी। लेकिन मतदाता करते हैं, कौन, अप्रत्यक्ष, जिसको हमने चुना है। समझ में आ रही बात। अप्रत्यक्ष। ठीक है। तो यहां पर मतदाता जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अब कैसे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इसमें कुछ फॉलोइंग मतदाता होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये मतदाता होते हैं, इसमें निर्वाचक मंडल में मतदाता होते हैं। कौन कौन से मतदाता। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। तो ये कौन है, ये मतदाता ही है ना भाई। इसमें जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पीएम का इलेक्शन डायरेक्ट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट। बिल्कुल।
तो यहां पर ये मतदाता ही है ना जो अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, और निर्वाचक मंडल एक मतदाताओं का समूह ही तो है। अरे आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर हो रहा है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, फिर मैं दूसरे तरीके से भी इसको समझा सकता हूं। समझ गए? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गई बात? ये कह रहा है। तो इस देखो, यही तो ट्रिक है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पता तो है तुमको, लेकिन तुम एनालाइज नहीं करते उसको। थोड़ा दिमाग पर देखो। क्या है आज का डेट में जो एग्जाम्स है ना, इट्स ए नॉट ए क्वालिफाइंग प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि जो लेवल था ना, वो लेवल अपने आप को उसने इंक्रीज कर लिया है। क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ डिग्री डिप्लोमा वालों से नहीं है, एमटेक वालों से। क्योंकि उन्हें एमटेक और उससे आगे भी डिग्री कर रही है, लेकिन वो जेईएन का एग्जाम दे रहे हैं। तो डे बाय डे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी तो आपको घुमाने के लिए इस तरह के वर्ड्स घुमाएगा। ठीक है, वर्ड्स में आपको घुमाने की कोशिश करेगा ताकि आप मिस्टेक करें। तो थोड़ा सा हमें रुकना है, सोचना है, और सोच के फिर जवाब देना है उसका। समझ में आ रही बात? चलिए, ये तो बात हो गई। आइए, निर्वाचक मंडल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर, टीसीएस बहुत घुमाता है क्वेश्चन। 143, संसद द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद किसकी सिफारिश पर समाप्त की जा सकती है? बताइए, 143 का आंसर बताओ। 143 का आंसर बताइए। बिल्कुल, नवीन ने और डिंपल ने आंसर दिया है। सबके आंसर सही है। सी, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर, मतलब स्वीकृति पर, नए नए विधान परिषद का गठन भी हो सकता है, और नए विधान परिषद का समापन, मतलब समापन नहीं कहेंगे, उसका विघटन भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो गठन और समापन ये दोनों ही उस राज्य के विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? बताइए, इनमें से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है जी? इनमें से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है सर? बताइए, जल्दी आंसर करो इसका। इनमें से किस पद का उल्लेख है? बहुत इजी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज डी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के पद का वर्णन नहीं है। ये आप देखेंगे, अभी तक भारत में कितनी बार इस पद को सृजित किया गया है जी? ये भी आंसर बता दो। अभी तक भारत में इस पद को कितनी बार सृजित किया गया है? बताओ। क्यों डिंपल? सरदार पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, 3 बार इस पद को सृजित किया गया है। 3 टाइम्स। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार पटेल को, उसके बाद 1978 में जब मोरारजी देसाई बने थे, तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, इन लोगों को भी बनाया गया था। याद है कि भूल गए? और तीसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। मैं जो बता रहा हूं, क्या वो उसमें तुम लोगों को सच्चाई नहीं लग रही है? क्या चौधरी चरण से, आपको मालूम है कि 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय प्रधानमंत्री पद की दावेदारी 3 लोगों के बीच थी, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई। बहुत प्रयत्न के बाद मोरारजी देसाई बने थे, लेकिन इन दोनों को उप प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करना पड़ा था। बाद में टंग घिचावल इन्होंने किया, और सरकार इनकी ज्यादा दिन नहीं, 2 साल में ही गिर गई थी। तो उस समय भी उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया था। और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, क्योंकि ये दोनों ही बराबर के नेता थे, और लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? तो 144 का राइट आंसर
दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 145 का आंसर बताइए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, इसमें आंसर बताओ इसका। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब मान लो अगर ये नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष, और अगर ये भी नहीं हुआ तो, अगर ये भी नहीं हुआ तो, ये भी नहीं हुआ तो, ये भी नहीं हुआ तो, नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, राज्यसभा का उपसभापति मीटिंग कर सकता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए ये थे कुछ प्रश्न। आज आज क्लास खत्म करते हैं, फिर कल अपन मिलेंगे और बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस नाइट।